नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और स्वागत है आप सभी का भारत का दम के इस ताजा तरीन एपिसोड। दो ताकतवर देशों के आपसी रक्षा संबंध उनके साझा हितों को तो प्रभावित करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो उनकी सामरिक भागीदारी पर भी असर डालते हैं। भारत और फ्रांस के रक्षा संबंध भी कुछ ऐसे ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी अभी हालिया दिनों में फ्रांस के दौरे पर गए थे। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से लगभग 96,000 करोड़ रुपए की एक मेगा डिफेंस डील को लेकर उनकी बातचीत हुई थी। इस डील में भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमान यानी कि राफेल एम विमान और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद शामिल है। इस डील का खाका तैयार हो चुका है और रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद ने इसके खरीद प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। इस डील पर अंतिम मुहर लग जाने के बाद फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन से हमारी नौसेना को 26 राफेल मरीन फाइटर जेट मिल जाएंगे, जबकि हमारी वायुसेना के पास पहले से ही फ्रांस से लाए गए राफेल फाइटर जेट मौजूद हैं। 2016 में भारत ने अपनी वायुसेना के लिए 36 राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए एक सौदा किया था, जिनमें से सभी की डिलीवरी पूरी हो चुकी है। तो जो राफेल विमान नौसेना को मिलने वाले हैं, वो वायुसेना के राफेल से कितने और कैसे अलग होंगे और इनके आने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत कितनी बढ़ जाएगी, भारत कदम के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। जब बात डिजाइन और क्षमताओं की होती है तो नौसेना के लड़ाकू विमान अपने वायुसेना के समकक्षों से अलग होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फाइटर जेट जिस भी वातावरण में काम करते हैं और उन्हें जो भी भूमिका सौंपी जाती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे इस बार भारतीय नौसेना और उसके 2 विमान वाहक पोतों के लिए राफेल एम लड़ाकू विमानों का एक नया सेट खरीदने की तैयारी भारत कर रहा है। राफेल मरीन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट करीब ऐसा ही है जैसा राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर दिए गए हैं ताकि इसे हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं विक्रमादित्य और विक्रांत, उनके साथ कंपैटिबल बनाया जाए। इसमें कैटापल्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस में टेक ऑफ करना, और इसमें एक हुक दिया गया है टेल में ताकि इसकी अरेस्टेड लैंडिंग कराना। इसके नोज और अंडर बेली को स्पेशली रीइंफोर्स किया गया है और इसके जो वेपन्स हैं यानी कि मीटियोर मिसाइल, बियॉन्ड द विजुअल रेंज, हैमर मिसाइल, एयर टू सरफेस और स्कैल्प मिसाइल एज ए क्रूज मिसाइल इसमें इस्तेमाल की गई है। नेवी और एयरफोर्स के लिए बने विमानों में पहला अंतर ये होता है लॉन्च और रिकवरी सिस्टम का। नौसेना के लड़ाकू जेट विशेष रूप से विमान वाहक पोत आधारित संचालन की अनूठी चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाए गए होते हैं, जिसमें ज्यादा प्रभावी लैंडिंग क्षमता, कैटापल्ट या फिर रैंप लॉन्च और खारे पानी के वातावरण में उड़ान भरने जैसी खूबियां शामिल हैं। विमान वाहक पोतों पर तैनाती और युद्धाभ्यास की सुविधा के लिए राफेल मरीन में लैंडिंग गियर और एयरफ्रेम को अत्यधिक मजबूत बनाया गया है। फोल्डिंग विंग्स को भी इसमें मजबूत किया गया है। वहीं दूसरी तरफ भूमि आधारित लड़ाकू विमानों को इन सुविधाओं की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पारंपरिक रनवे से ही संचालित होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आपको बताएं, भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग किया जाने वाला MiG-29K विमान वाहक पोत से संचालित करने के लिए मजबूत लैंडिंग गियर, फोल्डिंग विंग्स और अन्य सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें अरेस्टेटेड लैंडिंग के लिए एक टेल हुक और एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनाती के लिए जरूरी मांगों का सामना करने के लिए एक मजबूत एयरफ्रेम भी दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ सुखोई की Su-30 MKI में MiG-29K की एयरक्राफ्ट कैरियर विशिष्ट विशेषताएं जो हैं वो मौजूद नहीं। ये पारंपरिक भूमि आधारित रनवे से संचालित होता है और इसमें फोल्डिंग विंग्स या टेल हुक नहीं होती। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर डेक पर जगह की कमी होती है, इसलिए जगह बचाने के लिए कई नौसैनिक लड़ाकू विमानों में फोल्डिंग विंग्स लगाए जाते हैं। ये सुविधा वायुसेना के जेट विमानों के लिए जरूरी नहीं है, जो विशाल हैंगर में पार्क होते हैं, जैसा कि हमने MiG-29K और सुखोई 30 MKI के बीच अंतर में अभी समझा है। विमान वाहक पोत के डेक पर सीमित जगह होने की वजह से नौसेना के लड़ाकू जेट अक्सर अपने वायुसेना के समकक्षों की तुलना में कुछ छोटे और हल्के होते हैं,
चूंकि एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में गतिशील रहते हैं, इस वजह से उन पर तैनात लड़ाकू विमानों की रेंज भी आमतौर पर कम ही होती है। हालांकि उड़ान भरने के दौरान ईंधन भरने की क्षमताएं वायुसेना और नौसेना के लड़ाकू विमानों के बीच इस अंतर को कम करने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा नौसेना के लड़ाकू जेट उस कठोर और खारे पानी के वातावरण का सामना करने के लिए बनाए जाते हैं जिसमें कि वो काम करते हैं। इसका मतलब अक्सर ऐसी सामग्रियों और कोटिंग्स का इस्तेमाल करना होता है जो वायुसेना के जेट विमानों में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों और कोटिंग्स की तुलना में संक्षारण के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी होती हैं। हालांकि नौसेना और वायुसेना दोनों लड़ाकू विमानों के पास अल्ट्रा एडवांस एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियां हो सकती हैं। उनके मिशन प्रोफाइल के लिए अलग अलग उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है। जैसे कि नौसेना के जेट विमानों में अक्सर ज्यादा मजबूत एंटी शिप और एंटी सबमरीन क्षमताएं होती हैं। नौसेना और वायुसेना के बीच परिचालन संबंधी अंतर होने के कारण इनके पायलट्स की ट्रेनिंग और टैक्टिक्स में भी अंतर होता है। उदाहरण के लिए नौसैनिक पायलटों को एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर फाइटर जेट संचालन में कुशल होना चाहिए, जिसके लिए रनवे पर लैंडिंग की तुलना में एक अलग कौशल सेट की आवश्यकता होती है। नौसेना के लड़ाकू विमानों का काम वायुसेना के फाइटर जेट से अलग होता है। राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मेरीन और राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के जो राफेल एयरक्राफ्ट के वर्जन्स हैं, इन दोनों ने एक साथ कहीं भाग अब तक लिया हो ऐसा हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि समुद्र के अंदर जो एक्सरसाइज की गई हैं उन एक्सरसाइज में मेरीन में भी और हवा में भी यानी कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने भाग लिया है। जॉइंट ऑपरेशंस होती हैं और ट्रेनिंग ऑपरेशंस, जॉइंट ऑपरेशंस, वार एक्सरसाइजेज, लाइव वार ड्रिल, इन सब में दोनों तरह के एयरक्राफ्ट भाग लेते हैं। पाकिस्तान के पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर है ही नहीं और चाइना के पास जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उसमें से जो लेटेस्ट है वो तो पता लगा है कि वो यूक्रेन से उसने म्यूजियम में कबाड़ में खरीदा था, जिसको डेवलप किया है और उसके अंदर बहुत तरह के स्नैक्स आ गए हैं। लिहाजा चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके ऊपर डिप्लॉय होने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट की एफिकेसी को पूरी तरह से सत्य और ठीक साबित नहीं किया जा सकता। उनके जो J-20 हैं हालांकि वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन रेंज में जिसके बारे में उन्होंने अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, लेकिन हाँ सीलिंग के अंदर, स्पीड के अंदर, वेट के अंदर वो ज़्यादा भारी हैं, उनका ड्रैग ज़्यादा है, उनको थ्रस्ट कम मिलती है। इसलिए J-20 को भी राफेल मरीन के बराबर नहीं आंका जा सकता। मीन्स कि जो राफेल मरीन एयरक्राफ्ट 26 हम फ्रांस से अब ले रहे हैं, ये पाकिस्तान और चीन दोनों को मुकाबला करने में सक्षम है। इस रक्षा सौदे के बारे में जानकारी देते हुए रक्षा खरीद बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय नौसेना स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत के लिए 26 डेक आधारित लड़ाकू विमानों की खरीद पर विचार कर रही है और ये डील पूरी होते ही समुद्र की लहरों पर भारत का दम कई गुना बढ़ जाने वाला है। तो भारत कदम के इस एपिसोड में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। फ्रांस से 26 राफेल मरीन विमान आ जाने पर भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत से कौन सबसे ज्यादा परेशान होने वाला है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे भारत कदम के एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।